हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्टिकल क्लासेस। तो आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको बोला था कि सिलेबस के रिगार्डिंग क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, अगर आप कौन स्टार्ट कर रहे हो एज ए फ्रेशर या फिर अगर ऑलरेडी आपने पढ़ा है। इसी तरीके से मैथमेटिकल एबिलिटी ऑलमोस्ट सबके लिए नया है। तो आज हम आपके लिए मैथमेटिकल एबिलिटी के लिए पहला लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अलजबरा। और आप जानते हो सब, मैंने प्रीवियस वीडियो में अपना इंट्रोडक्शन दिया है। मेरा नाम है जुबैर। तो आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजबरा पे, बेसिक अलजबरा। इसमें इन्होंने दिया आइडेंटिटीज को, एलिमेंट्री सर्ड्स को, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे इस अलजबरा को। अलजबरा होता क्या है, इसमें देखो हर एक की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। जब तक कि आपको अलजबरा की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, आइडेंटिटी। तो जब तक कि आपको ये लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो तब तक कोई फायदा नहीं है इस अलजबरा को पढ़ाना। तो आज हम क्या काम करेंगे, पहला क्लास है तो हम अलजबरा में यही सब सीखेंगे कि आइडेंटिटीज, एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन क्या होता है। उसी तरीके से हम देखेंगे वेरिएबल्स इसमें होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। तो पहला लेक्चर है बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, पहला लेक्चर जो इसमें है वो है अलजबरा। अलजबरा से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखो ध्यान से, अलजबरा में आपको क्या देखना है, सबसे पहले क्या समझना है आपको। इसमें हम पढ़ते सबसे पहले वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स को। बाकी सब आपको पीडीएफ पीपीटी में लिखा हुआ है, डेफिनेशंस आपको मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे बोर्ड पे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स। बाकी आपको पीपीटी पे सब कुछ रिटन मिलेगा, वेरिएबल्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, बाकी सारा कुछ। अब देखो ध्यान से, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जो वेरी होता है, जो चेंज होता है। अब विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट हो सकता है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो सकता है, विद रेस्पेक्ट टू लोकेशन भी हो सकता है। जैसे टेम्परेचर, आप देखो आज कश्मीर का टेम्परेचर क्या है, हमारा यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है। लेकिन अगर आप साउथ जाओगे, साउथ इंडिया में जाओगे, वहां पे आपको बहुत जो यहाँ का समर का टेम्परेचर होता है वहां आज आपको मिलेगा। तो ये चेंज इन टेम्परेचर है विद रेस्पेक्ट टू लोकेशन। लोकेशन टू लोकेशन ये टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कश्मीर का मौसम एक है, कश्मीर का वेदर एक है, लेकिन क्या जम्मू का भी वही वेदर है? बिल्कुल भी नहीं। तो टेम्परेचर भी चेंज है, टेम्परेचर भी वेरिएबल है। तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है, चाहे फिर विद रेस्पेक्ट टू लोकेशन हो, विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो, लेकिन चेंज तो हो रहा है। तो हम इस वेरिएबल को, इस टेम्परेचर को भी क्या कंसिडर कर सकते हैं, एक वेरिएबल। सेम आप गाड़ी लेकर जा रहे हो, आप फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट की गाड़ी, चल रहे हो आप, तो क्या आपकी स्पीड सेम रहेगी? हाँ, जब ट्रैफिक जाम होगा आप धीरे से चलोगे, आप फर्स्ट गियर में चलोगे या सेकंड गियर में। लेकिन जब बिल्कुल आपको रोड खुला मिलेगा, आपको कहीं ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, आपको वैसा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो आपकी स्पीड क्या होगी? अबो 80, अबो 90। तो मतलब ये स्पीड भी चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब जो भी कंडीशन है, जो भी सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप स्पीड चेंज करोगे। इसी तरीके से वेलोसिटी, इसी तरीके से एक्सेलरेशन। तो ये कुछ है जो मतलब चेंज होते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, लोकेशन। पर्सन टू पर्सन भी चेंज होता है, बहुत कुछ चीजें पर्सन टू पर्सन भी चेंज होते हैं। अब यहां पे हम मैथ की बात कर रहे हैं, हम अलजेब्रा की बात करेंगे। हम देखेंगे यहां पे कि वेरिएबल किसको बोला जाता है। अब देखो ध्यान से, वेरिएबल हर एक जगह, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, वेरिएबल का मतलब शॉर्ट में क्या होता है, विच चेंजेस, विच विच चेंजेस। बस इतना आपको याद रखना है कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वो टर्म जो चेंज होती है। अब देखेंगे हम ये वेरिएबल किसके साथ चेंज होता है। जब से मैंने भी आपको बोला टेम्परेचर, टाइम के हिसाब से ये चेंज होता है। आज विंटर है, फिर समर आएगा। आज फॉर एग्जांपल सुबह ज्यादा सर्दी होती है, दिन में कम सर्दी होती है, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज होता है। हम देखेंगे वेरिएबल भी किस तरीके से चेंज होता है। तो सबसे पहले हमने देखा वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, विच चेंजेस। अब मैथ में हम वेरिएबल किसको बोलते हैं, वेरिएबल किसको बोला जाता है? सबसे पहले जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स,
या इंग्लिश लेटर्स, जितने भी हमारे पास इंग्लिश लेटर्स या फिर इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे मैथ में? वेरिएबल्स। डियर स्टूडेंट्स, हमें ज्यादातर बोला जाता है वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्स, वाई और जेड। लेकिन लेकिन ये बात सही है, हम यूजुअली यूज करते हैं एक्स वाई जेड को। लेकिन जब आप आगे चलोगे, आइडेंटिटीज जब हम पढ़ेंगे या फिर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, उसमें वेरिएबल होगा एबीसीडी, फिर आप बोलोगे कि एबीसीडी वेरिएबल है ही नहीं, ये कुछ और ही है। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स जितने भी हमारे पास है, उनको हम यूज कर सकते हैं अलजेब्रा में एज वेरिएबल्स। वी कैन यूज ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स एज वेरिएबल्स इन अलजेब्रा। पहला स्टेटमेंट। हाँ, ये भी सही है, एक्स वाई जेड को हम यूजुअली ज्यादा यूज करते हैं एज वेरिएबल्स। लेकिन इतना ही नहीं है, हम पी को भी यूज कर सकते हैं, क्यू को भी यूज कर सकते हैं, आर को भी, एस को भी, इसी तरीके से ए को भी यूज कर सकते हैं, बी को भी, सी को भी, डी को भी, एटसेट्रा, किसी को भी, एम को भी, एन को भी, जो भी हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट्स है, उन सब को हम यूज कर सकते हैं क्या? वेरिएबल्स। पहले आपके जहन में यही आना चाहिए, वेरिएबल, ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल्स। दूसरा, अब देखो ध्यान से, अब अगर मैंने यहां पे लिखा कि वेरिएबल चेंज होता है, हम देखेंगे ये चेंज इसमें किस तरीके से होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने एक नंबर लिखा 2x, मैंने कौन सा नंबर लिखा? 2x। हम देखेंगे इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन लिखा यहां पे y इक्वल टू 2x। अभी आप कुछ भी मत देख लो ये फंक्शन क्या होता है, इक्वेलिटी या इक्वेशन, आगे सब कुछ आपको मैं समझाऊंगा। अभी बस मैंने एक सिंपल इक्वेशन ले ली है, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x। अब पहला पॉइंट, इसमें कितने वेरिएबल्स है? इसमें दो वेरिएबल्स है, एक है x, दूसरा क्या है? y है। दो वेरिएबल्स है इसमें। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अगर मैं x का वैल्यू 1 दूंगा, अगर मैंने x का वैल्यू क्या दिया? 1 दिया, उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि फिर y का वैल्यू क्या बनेगा? तो 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 1। आंसर क्या मिलेगा आपको? 2। उसके बाद मैंने बोला x अगर फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो y का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 2 इंटू 2। आंसर क्या मिलेगा? 4। अब अगर x का वैल्यू है 3 के बराबर, तो y किसके बराबर आ जाएगा? 2 इंटू 3। आंसर किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, मैंने किसको वैल्यू दी? x को मैंने वैल्यू दिया, लेकिन चेंज कौन हो रहा है? y का वैल्यू चेंज हो रहा है। y का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मैं यहां से x का वैल्यू यहां से x का वैल्यू पुट कर रहा हूं, लेकिन चेंजेस किस में आ रहे हैं? y में चेंजेस आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अगर मैं बोलूंगा कि यहां पे x आपके पास एक फंक्शन था y इक्वल टू 2x, वैल्यू आप इसमें दे रहे हो और चेंज आपको इसमें मिल रहा है। मसला क्या है यहां पे? हो क्या रहा है? तो यहां पे ये जो y है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट अगर ये नहीं होता तो इसमें थोड़ी वैल्यू चेंज होते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, y इक्वल टू 2x, मैंने x का वैल्यू जब चेंज किया, y में चेंजेस आ रहे हैं, y का वैल्यू ही चेंज हो रहा है। y का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अब देखो ध्यान से, इसका ये मतलब है कि अगर, देखो ध्यान से, एक बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए। अब फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल है आपके लिए। मदर, हमारी मां, अगर हमारी मां 10 टू 20 डेज, चलो 20 डेज, 20 डेज के लिए अगर ये उम्रा या फिर यात्रा या कहीं और जा रही है, 20 डेज के लिए, डे एंड नाइट, क्या हमें उनकी याद नहीं आएगी? आप मुझे बोलो, ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको अपनी मां की याद नहीं आएगी? एक्सेप्शनल केस है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आएगी। अब यात्रा पे या फिर उम्रा पे या फिर हज पे कौन जा रही है? मदर। लेकिन याद किसको आ रही है? हमें, बच्चों को याद आ रही है। क्यों याद आ रही है? क्योंकि हमारी उनके साथ एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? हम उनके बच्चे हैं, हम उन पे डिपेंडेंट है। हमें उनको देखना है दिन में एक बार, हमें उनको देखना है दो दिन के बाद, या फिर जैसे भी हो, लेकिन देखना है हमें उनको। तो मतलब ये जो रिलेशन एक है, अगर रिलेशन नहीं होते, अगर हम उन पे डिपेंडेंट नहीं होते, तो क्या हमें याद आती उनकी? बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये बेस्ट एग्जांपल है।
मदर जा रही है कहीं और याद हमें आ रही है। तो यहां पे मतलब हम उन पे क्या है, फिर डिपेंडेंट है। यहां पे x का वैल्यू हमने दिया, यहां पे हमने x का वैल्यू दिया, यहां पे हमने x का वैल्यू दिया, और चेंज कौन हो रहा है, y हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम बोलते हैं इस y को फिर क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोलते हैं। और x क्या है फिर, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पे फिर आपको दो वेरिएबल्स मिले। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, एक है फिर डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल ये वो वेरिएबल होता है जिस, अगर हमने दूसरे x को वैल्यू दिया, चेंजेस कौन दिखा रहा है, वही डिपेंडेंट वेरिएबल हमें क्या दिखा रहा है, चेंजेस दिखा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या है फिर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन वेरिएबल दोनों क्या है, हम चेंज कर सकते हैं। अब देखो, जैसे हमने x का वैल्यू चेंज किया, हमारी मर्जी है, अब कुछ भी x का वैल्यू दे, तो वेरिएबल चेंज। अब देखो यहां भी मेंशन मैंने किया वेरिएबल, और यहां पे भी मेंशन हो गया वेरिएबल। दोनों वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, लेकिन डिफरेंस कहां पे है, डिफरेंस है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होता है, जिसमें चेंजेस आपको मिलते, जिसमें चेंजेस आती है। चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू, जब हम दूसरे का वैल्यू चेंज करते हैं। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू चेंज करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल खुद ही चेंज होगा। एग्जाम्पल यहां पे लिखकर है, सिंपल एक एग्जाम्पल है। तो बस आपको वेरिएबल में इतना समझना है कि वेरिएबल क्या होता है, चेंज, जो वैल्यू चेंज होता है, एक्स वाई जेड, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट। उसके बाद ये हुआ वेरिएबल। और बिल्कुल दिमाग में बिठाकर रखना, वेरिएबल हर एक इंग्लिश अल्फाबेट होता है। हर एक इंग्लिश अल्फाबेट को हम मैथ में यूज कर सकते हैं एज वेरिएबल। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो आपको पढ़ना है वेरिएबल, इसके बाद कांस्टेंट। अब देखो वेरिएबल आपका कंप्लीट है, उसके बाद वेरिएबल हमने देख लिया। वेरिएबल या तो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, या तो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कांस्टेंट को। कांस्टेंट होता क्या है, अब देखो ध्यान से, कांस्टेंट का सिंपल मतलब है जो क्या होगा, फिक्स होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो फिक्स होता है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर मेरे पास यहां पे ₹10 नोट है मेरे पास, मेरे जेब में फॉर एग्जांपल ₹10 नोट। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल शॉपकीपर के पास जा रहा हूं, उसको मैं बोल रहा हूं कि मुझे ₹10 नोट का लेस दे दो, उसने दे दिया, उसने मुझे लेस दे दिया। लेकिन जब टाइम पास्ट होता है, जब टाइम फॉर एग्जांपल 1 घंटा 2 घंटा या फिर एक दिन गुजर जाता है, मैं फिर उसके पास जाता हूं, यही ₹10 नोट लेकर उसको मैं बोल रहा हूं कि मुझे आज आप 2 लेस दे दो। क्या वो मुझे देगा? नहीं, वो मुझे सिर्फ वही एक लेस देगा। और उसका जवाब क्या होगा, बेटा ₹10 में एक ही लेस आएगा, कल भी आपने लिया था। तो क्या हम उसको बोलेंगे कि नहीं, एक दिन हो गया, अब इसका वैल्यू चेंज हो गया? वो दूसरी बात है, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, लेकिन यहां पे वो कंसेप्ट आप यूज मत करो कि ये डेप्रिशिएट हो गया, एप्रिशिएट होगा, फिर वो हम इकोनॉमिक्स पहले उसी को पढ़ना है। तो अभी आपको मैं समझा रहा हूं कि जो आज आपके पास ₹10 नोट है, उसका वैल्यू कल भी वही है। वो कल भी वही ₹10 का कॉइन है या फिर नोट है, या फिर आज भी वही है, 100 साल के बाद भी वो वही है। वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल, जितने भी हमारे पास नंबर्स है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। जैसे आप रीजनिंग में पढ़ते हो 2 सीरीज, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज।
यहां पे लेटर्स क्या है, वेरिएबल्स है, नंबर्स क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरीके से आप इनको याद रख लो, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है, ये फिक्स रहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, टर्म्स। टर्म्स इंपॉर्टेंट है, टर्म्स आपको समझने हैं अच्छे से। अब अगर मैं यहां पे आपको एक इक्वेशन लिख कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखूंगा पहली एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस ऑफ 3, पहली एग्जाम्पल। उसके बाद मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे बताओ डियर स्टूडेंट्स इसमें कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन एक्सप्रेशन और गिवन अलजेब्रा। तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें 2 टर्म्स है, एक टर्म तो आपके पास ये है और एक टर्म आपके पास ये है, तो देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है। इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। अब अगर मैं और एक एग्जांपल लिखूंगा यहां पे, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा सिर्फ और सिर्फ 3x को, उसके बाद आपको मैं बोलूंगा कि मुझे बताओ इसमें कितने टर्म्स है। आप बोलोगे सर इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म्स है, एक टर्म है, 1 टर्म, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। उसके बाद अगर मैं और एक इक्वेशन लिखूंगा यहां पे 5, और आपसे मैं बोल रहा हूं कि ये कितने टर्म्स है, आप फिर से बोलोगे सर इसमें कितने टर्म्स है, बस एक ही टर्म है। इसमें कितने टर्म्स है, एक ही टर्म है। इसमें कितने टर्म्स है, एक ही टर्म है। उसके बाद अगर मैं और एक एग्जांपल यहां पे लिखूंगा 2x प्लस ऑफ 4y माइनस वाई, उसके बाद आपसे मैं बोलूंगा इसमें कितने टर्म्स है, आप बोलोगे सर इसमें 3 टर्म्स है। इसमें कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो आपने क्या समझा टर्म्स के बारे में, टर्म एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन यहां पे आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि यहां पे 3x, जो यहां पे मैंने 3x लिखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह डाउट रहता है कि यहां पे तो 3 भी है और x भी है, फिर तो ये 2 टर्म्स हो गए। नहीं डियर स्टूडेंट्स, टर्म्स में या तो वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होगा, या तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वेरिएबल हो सकता है आपका, वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पे लिखा x, उसके बाद आपको मैं बोलूंगा इसमें कितने टर्म्स है, आप बोलोगे 1 टर्म, सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म है, एक ही टर्म है। उसके बाद इस टर्म्स में आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट मल्टीपल वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट मल्टीपल वेरिएबल। अब इनको अगर सेपरेट कौन करेगा, प्लस या फिर माइनस, इनको कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट मल्टीपल वेरिएबल, इनको अगर आपस में कौन सेपरेट करेगा, प्लस या फिर माइनस, तो हम फिर बोलेंगे उसमें एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म्स है। जैसे पहली एग्जांपल, अब देखो ध्यान से, 2x प्लस 3, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसको किसने सेपरेट किया, प्लस ने। तो अगर प्लस इनको सेपरेट कर रहा है तभी आप बोल रहे हैं कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। एक टर्म ये भी हो सकता है कांस्टेंट मल्टीपल वेरिएबल, आगे हम पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे फिर कोएफिशिएंट। तो अभी आप इतना समझो कि टर्म में यह भी हो सकता है कांस्टेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। उसके बाद अब अगर इस पे आ जाएंगे 3 टर्म्स पे, यहां पे इस टर्म को सेपरेट किसने किया, इसके साथ प्लस ने, और इसको इसके साथ किसने सेपरेट किया, माइनस ने। तो आपको क्या यहां पे कंक्लूड हुआ, यहां पे आपको यह कंक्लूड हुआ कि दो टर्म्स को अगर सेपरेट कर सकता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो कौन कौन है, या तो प्लस है या तो माइनस है, दो में से एक अगर है तो हम बोलेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहां पे आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स से आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा टर्म्स का मतलब क्या होता है। ये 2 टर्म्स नहीं है, इसको हम कंसीडर करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक टर्म। और अगर मैं बोलूंगा अब आपको इसमें कितने वेरिएबल्स है, आप बोलोगे सर इसमें एक ही वेरिएबल है, और वो कौन सा वेरिएबल है, वो है x। इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, वो कौन सा है, x। अच्छा इसमें कितने वेरिएबल है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। और अगर मैं आपसे बोलूंगा इसमें कितने वेरिएबल है, आप बोलोगे सर यहां पे x है,
यहां पे y है, तो इसमें कितने वेरिएबल्स है? इसमें 2 वेरिएबल्स है। और अगर मैं आपसे बोलूंगा इसमें कितने वेरिएबल्स है, तो इसमें एक ही वेरिएबल है। इसमें कितने वेरिएबल्स है? एक वेरिएबल है। होप आपको समझ आया होगा कि वेरिएबल कांस्टेंट क्या होता है, और टर्म्स कब हम बोलेंगे ये एक टर्म है, या फिर ये 2 टर्म है, या फिर ये 3 टर्म्स है। बस आपको एक चीज खास ख्याल रखना है, अगर 2 टर्म्स को आपस में प्लस या फिर माइनस सेपरेट कर रहा है, तो वहां पे आपको 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, उसके बाद नेक्स्ट हमने वेरिएबल को समझा, हमने वेरिएबल को समझा, हमने कांस्टेंट को समझा, हमने टर्म्स को समझा। अब हम समझेंगे ये अलजेब्रा क्या होता है। अब देखो ध्यान से, मैं जो यहां पे लिखूंगा, होप आपको 100% ये समझ आ जाएगा जो मैं यहां पे लिखूंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स separated by mathematical operation, separated by mathematical operations। ये आपको सारा कुछ पीपीटी में मिलेगा रिटन, लेकिन अभी आप समझो पहले। अलजेब्रा का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है हमारे पास? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब इसका मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स देखेंगे। मैंने आपको अभी बोला था 2x क्या है? टर्म है। अगर मैंने इसको कंबाइन किया, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा 2x प्लस 3, ये क्या है? ये बन गया अब अलजेब्रा आपके पास। अभी मैंने ना बोला एक्सप्रेशन, ना मैंने बोला इक्वेशन, ना मैंने बोला आपको आइडेंटिटी। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इनको कंबाइन किया किसने? प्लस ने। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा x माइनस ऑफ 7। क्या ये अलजेब्रा है? यस, इट्स एन अलजेब्रा। क्यों? इसमें टर्म्स है जिसको सेपरेट किसने किया? माइनस से, या फिर जिसको कंबाइन कौन कर रहा है? माइनस कर रहा है। उसके बाद अगर मैं और एक एग्जांपल यहां पे लिखूंगा, एग्जांपल थर्ड, फॉर एग्जांपल 2x प्लस ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ x। क्या ये अलजेब्रा है? बिल्कुल अलजेब्रा है। क्यों? यहां पे टर्म्स को कौन सेपरेट कर रहा है? प्लस, माइनस। और एक लिखेंगे यहां पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैथ में क्या है कि मैथ में आप थोड़ी कम करो लेकिन एग्जांपल ज्यादा करो। और दूसरी बात, जितना आप खुद से डिराइव करोगे एग्जांपल्स को, उतना आपको ज्यादा इजी लगेगा मैथ। वरना अगर आप थोड़ी पढ़ते रहोगे फिर ये डिफिकल्ट बनता रहेगा। तो आप एग्जांपल्स पे ज्यादा फोकस करो और खुद से डेवलप करो एग्जांपल्स। फोर्थ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 2x, मैंने आप सिर्फ और सिर्फ लिखा क्या? 2x। यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब यहां पे क्या लिखा मैंने? 2x, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म, इसको तो कोई कंबाइन ही नहीं कर रहा है, तो क्या हम इसको भी अलजेब्रा बोलेंगे? यस, वी कैन से ये भी एक अलजेब्रा है। क्यों? क्या मैं इसको +0 नहीं लिख सकता हूं? अब देखो, कॉम्बिनेशन हो गया 2 टर्म्स का, तो ये तो फिर बन गया, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ और सिर्फ लिखा 5, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि क्या 5 सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं बोल रहा हूं कि ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या हम 5 को, अब देखो ध्यान से, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। अब देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास 5 है। अब अगर मैं इसको लिखूंगा फॉर एग्जांपल x पावर ऑफ 0, इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना है, नोट, x पावर ऑफ 0 ये किसके बराबर आपको मिलेगा? 1 के बराबर मिलेगा हमेशा। x पावर ऑफ 0 किसके बराबर होता है? 1। और आज से आप ये बोलोगे कि x
ये होता है एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, जिसको आप बोलते हो पावर, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट भी। तो 5x पावर ऑफ 0, अगर मैं आप इसको सिंप्लीफाई करूंगा, चलो हमने लिखा कॉम्बिनेशन, उसी को पहले करेंगे। क्या हम इसको अगर हम इसको कंबाइन करेंगे, क्या मैं लिख सकता हूं +0? अब देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई कि नहीं? बिल्कुल। आप इसको सिंप्लीफाई करो, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये बन जाएगा 5 इंटू 1 प्लस ऑफ 0, 5 1 जार 5 प्लस 0 5, फिर से वही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब 5 भी एक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजबरा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर अलजबरा है। तो अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, जिनको हम सेपरेट करते हैं किससे? बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कभी मल्टीपल हो सकता है, कभी आपका डिवीजन भी हो सकता है, कभी आपका प्लस हो सकता है, कभी आपका माइनस हो सकता है। तो अभी हमने समझा अब अलजेब्रा का मतलब क्या है, अलजेब्रा का मतलब क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे या फिर अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसके बाद हम देख लेंगे। अब देखो ध्यान से, और एक पेज इसमें ऐड करेंगे। अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, दो चीजें हमारे पास है। एक फॉर एग्जांपल, अब अगर मैंने यहां पे लिखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो मैंने आपको अभी समझाया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन, जो अभी हमने अलजेब्रा मैंने बोला था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन असल में उसी को बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये तो हुआ हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो ध्यान से, यहां से ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। अब यहां पे अगर मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब एग्जांपल फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1, क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस। क्यों? यहां पे टर्म्स है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा यहां पे 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2, क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस। तीसरी एग्जांपल 3x स्क्वायर, क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस। फोर्थ एग्जांपल 3 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस। फिफ्थ फॉर एग्जांपल 5, क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन उसमें उसके बाद आपको एक टॉपिक दिया है लीनियर इक्वेशन, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ से पहले लीनियर इक्वेशन आपको देखना है यही से। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? होप आपको इतना समझ आया होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कोई कंडीशन नहीं है, चाहे सिर्फ और सिर्फ वो कांस्टेंट भी क्यों ना लिखकर हो, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सिर्फ अगर वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्यों ना लिखकर हो, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद अब इसी से आपको एक क्लासिफिकेशन मिलती है, जो हम पहले नहीं पढ़ेंगे, हम वो अलजेब्रा में लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहां पे मैं बोलूंगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक स्पेशल टाइप निकलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। ये एक इसका एक स्पेशल टाइप है, स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं आपको समझा रहा हूं कि जो आपका सिलेबस दिया है, आप डायरेक्टली सिलेबस पे जो दिया है उसको मत पढ़ो, पहले आप देखो वो टॉपिक्स आए कहां से हैं। अब देखो पॉलिनोमियल कहां से निकल कर आया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद जब हम पॉलिनोमियल पे आ जाएंगे, पॉलिनोमियल के फिर टाइप से, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल है। अब देखो यहां पे आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद आपका जीरो पॉलिनोमियल है। लेकिन आपके सिलेबस पे कौन सा दिया है? लीनियर इक्वेशन, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप डायरेक्टली हम नहीं स्टार्ट कर सकते जब तक हमें अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं पता होगा। उसके बाद पॉलिनोमियल, उसके बाद हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल को। तो ये हमारा मतलब ये हमारी स्ट्रेटजी है, हम किस तरीके से इस अलजेब्रा को पढ़ेंगे। उसके बाद अब देखो ध्यान से, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने समझा, जिसको टर्म जो जहां पे टर्म सेपरेटेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और फिर
डिवीजन। तो फिर यहां पे एक चीज है, यह हमें नहीं पढ़ना है स्टार्टिंग में, यह हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब देखो ध्यान से, हमारे पास अब दो चीजें हैं, एक को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, एक को हम बोलते हैं इक्वेशन, और तीसरे को हम बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब देखो, पहला है मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरा है मेरे पास अलजेब्रिक इक्वेशन, थर्ड है मेरे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने आपको समझाया कि क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आ जाएंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। अब देखो ध्यान से, इनमें से हम कोई भी एग्जांपल उठाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पहली एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1। अब अगर मैंने इसको लिखा f ऑफ x इक्वल टू इतना, और अगर मैंने इसको लिखा y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1। अब देखो ध्यान से, f ऑफ x का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x। अब होप कि आपको पता होगा कि x क्या होते हैं, हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं। इसमें कितने वेरिएबल्स है? एक ही वेरिएबल है। अब ये मत बताना कि दो वेरिएबल्स है, एक ही वेरिएबल है, वो कौन सा है? x है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां पे भी कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें दो वेरिएबल्स है। दो वेरिएबल्स नहीं है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, और वो कौन सा है? वो आपका x है। दो बार आ रहा है लेकिन एक ही वेरिएबल मेंशन हुआ है, x। तो अगर मैंने इस एग्जांपल को इस तरीके से लिखा, फंक्शन ऑफ x, या फिर f ऑफ x को हम y से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैंने इस तरीके से इसको लिखा तो इसको हम बोलते हैं क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हो गया क्लियर? होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब अगर मैंने f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या फिर y, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। f ऑफ x और y इन दोनों का मतलब एक ही होता है। f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस 1, या फिर अगर मैंने लिखा y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मतलब एक ही है। f ऑफ x का भी वही मतलब है, फंक्शन ऑफ x, और y का भी वही मतलब है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है? बहुत इजी है समझना। अब अगर मैं यहां पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल अब अगर मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। अगर मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, डिफरेंस आप देख लो, ये क्या बना आपके पास? इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन, और इसको आप क्या बोलते हो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिफरेंस क्या है यहां पे? डिफरेंस एक ही है, अगर आपने इक्वालिटी का साइन किया और यहां से आपने जीरो या फिर कांस्टेंट यूज किया तो वो क्या बन जाता है आपका? अलजेब्रिक इक्वेशन की स्पेलिंग देखो आप, इसका मतलब होता है इक्वालिटी का साइन। जब आपके पास इक्वालिटी का साइन आता है और इक्वालिटी के उस तरफ राइट हैंड साइड में कांस्टेंट जीरो कुछ भी मिलेगा आपको, आप उसको क्या बोलोगे? अलजेब्रिक इक्वेशन। उसके बाद अब देखो ध्यान से, अब यहां से आपको समझना है बिल्कुल अच्छे से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और आपके सिलेबस में ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, मेंशन हुआ है। लेकिन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक इक्वेशन, अगर मैंने यहां पे सिंपली लिखा, ये एक इक्वेशन में लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा x प्लस 3 इक्वल टू 0,
और यहां पे मैं लिख रहा हूं x प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 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 3 स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ से क्या लिखा, एक अलजबरा को लिखा, इस तरफ मैंने लिखा x प्लस 3 इक्वल टू 0, मैंने इस तरफ लिखा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, दोनों तरफ। यहां से मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर और यहां से मैंने लिखा इक्वल टू 0। अच्छे से समझ लेना इस बात को, यहीं से आपका चैप्टर भी स्टार्ट होता है। अब आप मुझे बोलो अगर x का वैल्यू में क्या पुट करूंगा, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं x को क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा ताकि ये LHS, ये जो LHS है ये 0 के बराबर आ जाएगा। x का वैल्यू में क्या पुट करूंगा, x का वैल्यू में क्या पुट करूंगा ताकि ये पूरा LHS किसके बराबर आ जाए, RHS के बराबर आ जाए। तो आप बहुत सारे, मैंने इजी एग्जांपल यहां पे लिखी, x प्लस 3, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, हर एक स्टूडेंट को समझ आना चाहिए। अब यहां पे देखो आप, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं x को माइनस 3 लिखूं और प्लस 3 अपना है इक्वल टू 0, माइनस 3 प्लस 3 0 इक्वल टू 0। तो यहां पे आपको क्या मिला, LHS इक्वल टू RHS। बिल्कुल अच्छे से समझ लेना इसको। मैंने x का वैल्यू क्या दिया यहां पे, माइनस 3। क्या कोई और वैल्यू हो सकता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या कोई और वैल्यू हो सकता है जहां पे मैं x को वैल्यू, वो वैल्यू पुट करूंगा और ये 0 बनेगा, हो सकता है कोई? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी वैल्यू नहीं है ऐसा, एक्सक्लूडिंग माइनस 3, एक्सक्लूडिंग माइनस 3, कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जहां पे ये इक्वेशन किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाएगा। अब देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई भी वैल्यू दो आप, LHS 0 के बराबर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस 3 पे ये 0 बन जाएगा। इसका और एक भी अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव क्या है, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू, इसको यहां ट्रांसफर करो, ये बन जाएगा माइनस 3। यहां से भी आपको माइनस 3 मिला, यहां से भी आपको x का वैल्यू क्या मिला, माइनस 3। ये जो आपको वैल्यू मिला, जब हम पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे वहां पे हम इस वैल्यू को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, या जब आप लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे वहां पे हम बोलेंगे इसको जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल या फिर जीरो ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि इस वक्त कितने वेरिएबल्स में है, 1 वेरिएबल, या इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 1 वेरिएबल। अभी लीनियर क्वाड्रेटिक दूसरी बात है, वो डिग्री पे डिटरमाइन होता है। तो सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू माइनस 3 इस इक्वेशन को क्या बनाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसके पास एक लिमिटेड वैल्यू आ गया, इसके पास एक लिमिटेड फैक्टर आ गया, सॉरी इसके पास एक लिमिटेड वैल्यू आ गया, जिस वैल्यू पे ये 0 बनता है, दुनिया में कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके बगैर जो इसको 0 बनाएगा। बात खत्म यहीं पे। अब आ जाएंगे इस पे, जो मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहां पे लिखा। अब देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटी मैंने क्या लिखा, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। मैं देखूंगा कि x का वैल्यू में क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा ताकि मेरा LHS बराबर आ जाए RHS। हम देखेंगे कौन सा वैल्यू पुट करने पे आपका LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, देखेंगे यहां पे। सबसे पहले कोई भी वैल्यू देखेंगे, अगर मैं देखूंगा, मैं बोल रहा हूं कि पुट x इक्वल टू 1, देखेंगे LHS इक्वल टू, हमें प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS, जैसे यहां पे आपको प्रूव करना था। तो क्या ये बन जाएगा x का वैल्यू 1, तो 1 प्लस ऑफ 3, 1 माइनस ऑफ 3 इक्वल टू, अब देखेंगे RHS 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 1 प्लस 3 4, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 स्क्वायर 1, 3 3 जार 9, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस, एक सेकंड, प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8 इक्वल टू
1 माइनस 9 माइनस 8, आपको क्या मिला? LHS इक्वल टू RHS। ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको। यहां पे LHS आपको क्या मिला? RHS। तो क्या सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने पे हमें LHS इक्वल टू RHS मिलेगा? जैसे यहां पे मैंने एक स्ट्रिक्टली बोला, एक स्टेटमेंट की सिर्फ और सिर्फ -3 करने पे, जब आप -3 पुट करोगे सिर्फ और सिर्फ आपको LHS इक्वल टू RHS मिलेगा। यहां पे स्ट्रिक्ट कंडीशन है, x को पुट करो -3, आपका LHS इक्वल टू RHS निकल कर आ जाएगा। और कोई भी वैल्यू पुट करो यहां पे, फिर वो LHS इक्वल टू RHS नहीं मिलेगा आपको। अब यहां पे भी क्या मैं वही बोलूंगा, हम चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब x इक्वल टू 2 दिया, मुझे क्या मिला? LHS इक्वल टू RHS। अब फिर से मैं और एक वैल्यू देख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू 4, हम इस पे चेक करेंगे। 4 प्लस 3, x की जगह 4 आ जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। चेक करेंगे। 4 प्लस 3 7, 4 माइनस 3 1 इक्वल टू 4 4 जार 16 माइनस 3 3 जार 9, 7 1 जार 7, 16 माइनस 9 7। यहां पे भी LHS इक्वल टू RHS मिला। जब हमने x को क्या वैल्यू दिया? 4 दिया। जब हम x को 1 वैल्यू दे रहे हैं तब भी LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है। जब मैंने x को वैल्यू दिया 4 तब भी LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है। और एक वैल्यू आप देख लो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे और एक वैल्यू चेक करूंगा, when x लास्ट एक वैल्यू चेक करेंगे, देखेंगे LHS इक्वल टू RHS मिलेगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल when x इक्वल टू 5, इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। 5 प्लस ऑफ 3, 5 माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इस इक्वेशन को देख लो। 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 2, 5 5 25, 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9। तो ये होता है 5 इंटू 5। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं 5 इंटू 2, नहीं, ये 2 बार आपको मल्टीपल करना है 5 इंटू 5। अच्छा, 8 2 जार 16 इक्वल टू 25 माइनस 9 16। यहां भी आपको LHS इक्वल टू RHS मिला। आई होप थोड़ा सा आपको इतना तो कंफर्म हुआ होगा कि इक्वेशन और अल्जेब्रिक आइडेंटिटी में अब क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? पहली डिफरेंस तो यही है। क्या डिफरेंस है? यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा, जिस वैल्यू पे आपको क्या LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है। जिस वैल्यू पे आपको क्या मिल रहा है? LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है। लेकिन अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में आपको x इक्वल टू 1 भी है, x इक्वल टू 4 भी है, x इक्वल टू 5 भी है, कोई भी वैल्यू आप दे दो आपको LHS इक्वल टू RHS मिलेगा। तो ये मेन डिफरेंस है अल्जेब्रिक इक्वेशन और अल्जेब्रिक आइडेंटिटी। फिर से मैं बोल रहा हूं, अल्जेब्रिक इक्वेशन मतलब यहां पे आपको एक ही वैल्यू मिलेगा, जिस वैल्यू पे आपको LHS इक्वल टू RHS मिलेगा, और कोई किसी भी वैल्यू पे आपको LHS इक्वल टू RHS नहीं मिलेगा। ये लीनियर की बात है। अभी हमने क्वाड्रेटिक नहीं देखा, अभी हमने क्यूबिक नहीं देखा, अभी हमने 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल नहीं देखा। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ा है वो बोलेंगे सर अगर हम क्वाड्रेटिक देखेंगे वहां पे फिर 2 वैल्यूज आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी आपको मैं बस एक डिफरेंस दिखा रहा हूं कि वैल्यू पुट करने पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? LHS इक्वल टू RHS। लेकिन यहां की दुनिया कुछ और ही है। यहां पे आप जो वैल्यू दोगे हर एक वैल्यू पे आपको क्या मिल रहा है? ये हर एक के वैल्यू के साथ चल रहा है। तो यहां पे इसके साथ भी LHS इक्वल टू RHS, यहां पे भी LHS इक्वल टू RHS, और यहां पे भी आपको LHS इक्वल टू RHS। अब हम आ जाएंगे अपनी स्लाइड पे। अब देखेंगे जितना भी हमने पढ़ा, अलजेब्रा क्या होता है, वेरिएबल, टर्म्स, कॉन्स्टेंट्स, इक्वेशन, आइडेंटिटीज, जितना भी हमने पढ़ा सारा अब आपको पीपीटी में रिटन मिलेगा। होप आपको अब ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। पहली स्लाइड जो इसमें है वेरिएबल्स, क्या इसने वेरिएबल्स के बारे में बोला? ए वेरिएबल इज एन एंटिटी हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, जिसका वैल्यू क्या नहीं होता है? फिक्स नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, जिसका वैल्यू क्या नहीं होता है? फिक्स नहीं होता है। मैंने भी वही बोला कि वेरिएबल मतलब जो क्या होता है? वेरी होता है, चेंज होता है।
उसके बाद वेरिएबल्स आर जनरली डिनोटेड बाय, देखो जनरली डिनोटेड बाय एक्स वाई जेड एटसेट्रा। लेकिन आप पी क्यू आर एस लिखो, आप ए बी सी डी लिख लो, कोई भी इंग्लिश लेटर लिख लो, वो भी वेरिएबल माना जाएगा। उसके बाद होप वेरिएबल सबको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद कॉन्स्टेंट पे आ जाएंगे। कॉन्स्टेंट क्या एंटिटी होती है? हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, जिसका वैल्यू क्या होता है? फिक्स्ड होता है। उसके बाद अच्छा, इससे और एक स्टेटमेंट दिया है, वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट माइट बी अननोन बट वी नो दैट इट इज फिक्स्ड। ये स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट माइट बी अननोन, कभी वो वैल्यू जो होता है कॉन्स्टेंट का वो अननोन होता है। अब देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये आपको फिजिक्स में ज्यादा काम आता है। जब हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लिखते हैं ना फॉर एग्जांपल करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जो भी है व्हाटएवर, या चलो टेम्परेचर इज डायरेक्टली या फिर हम किसी भी इक्वेशन पे आप देख लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहां पे आपको मिलेगा। चलो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, जितनी ज्यादा हीट होगी उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, है ना। या फिर जितने हम करंट देंगे, करंट और टेम्परेचर में ये भी एक प्रॉपर्टी है, करंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट को बढ़ाओ आप टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे हमारा हीटर रहता है घर में, अगर हम इसमें ज्यादा करंट पास करेंगे, ज्यादा करंट वहां से मिलेगी हमें, तो हीटर का जो टेम्परेचर होगा ज्यादा होगा तो जल्दी हमारा खाना तैयार होगा। तो आप कहीं से भी रिलेट कर सकते हो। मुझे इसका वैल्यू आपको बताना है, इसका मतलब क्या होता है, माइट बी अननोन। जब कहीं पे आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है, फिर हम क्या काम करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं इक्वालिटी के साइन में, फिर हम कोई लेटर लिखते हैं, फिर हम बोलते हैं वायर, फिर हम लिखेंगे वायर के इज एनी कॉन्स्टेंट, के इज एनी कॉन्स्टेंट। क्या हमें पता है कि इस के का वैल्यू क्या है? नहीं, माइट बी अननोन, लेकिन वो फिक्स है, फिक्स है। तो यही इसने लिखा है कि वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट माइट बी अननोन। लेकिन मैथ में आपको ये सब नहीं मिलेगा, मैथ में आपको जो भी कॉन्स्टेंट होगा वो आपके सामने होगा। फिजिक्स में हम ये सब करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं तब हम लिखते हैं इक्वल टू के और समथिंग, फिर हम बोलते हैं वायर के इज एनी कॉन्स्टेंट, और वो के क्या रहता है, फिर हमारा कॉन्स्टेंट फिक्स रहता है, लेकिन हमें उसका वैल्यू नहीं पता होता है। उसके बाद टर्म्स को हमने पढ़ लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने देखा, अलजेब्रिक इक्वेशन को भी हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब देखो ध्यान से, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो मैंने आपको अभी बोला, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। Algebraic expression can be understood as mathematical statement that comprises of numbers, variables, यहां तक सही है, सेम। उसके बाद इंक्लूडिंग एन अर्थमेटिक ऑपरेशन बिटवीन देम, ये भी सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 8, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वायर 3x एंड 8 आर टर्म्स, पहले ही डिस्कस हुआ है, इसमें टर्म कौन कौन सी है, 3x एंड 8, एंड x डिनोट्स द वेरिएबल ऑफ प्रोवाइडेड एक्सप्रेशन, सारा डिस्कस हमने किया है पहले ही। होप आपको ये पीपीटी समझ आ रहा है, जो भी इसमें अब लिखा हुआ है बहुत इजी हो जाएगा अब आपके लिए। इसमें टर्म है 3x, इसमें टर्म है 8, और इसमें x है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल, पहले हमने डिस्कस किया। उसके बाद एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन जनरल इज एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट्स ऑफ वेरिएबल्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स होते हैं, वो भी मैंने आपको कहा, कांस्टेंट्स होते हैं, एंड वेरिएबल कैन एक्सेप्ट एनी वैल्यू, ये कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी। उसके बाद देयरफॉर द एक्सप्रेशन वैल्यू कैन अल्टर इफ द वेरिएबल वैल्यूज आर अल्टर्ड, स्विच्ड और चेंज्ड। वेरिएबल का वैल्यू आप चेंज करो, पूरी इक्वेशन का वैल्यू आपका चेंज हो जाएगा। सेम यहां पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज LHS इक्वल टू RHS, लेकिन हम कोई भी वैल्यू इसमें दे सकते हैं। जैसे इसे यहां पे बोला है कि वैल्यू ऑफ द लेफ्ट LHS ऑफ इक्वेशन इज आइडेंटिकल इक्वल टू द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड, दे आर सेटिस्फाइड विद एनी वैल्यूज। यही मैंने आपको समझाया 10-15 मिनट में। एनी वैल्यू, आप x का कोई भी वैल्यू दे दो, ये आपको सेटिस्फाई करके देगा। उसके बाद बाकी सब आप
पढ़ लेना, इसमें ये ऑलरेडी डिस्कस हमने किया। उसके बाद अब देखो ध्यान से, फिर से इसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमें दिए हैं। पहला क्वेश्चन इसे दिया है 4x माइनस 3 इक्वल टू 10। इसने बोला है कि आप x का वैल्यू निकालो। आप x का वैल्यू देख लो, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4x इक्वल टू 10 प्लस ऑफ 3, 4x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 4। तो ये x का वैल्यू है 13/4, जो इस एक्सप्रेशन को क्या करेगा, 0 के बराबर कर देगा। देखेंगे, या LHS इक्वल टू RHS हम क्रॉस चेक करेंगे। ये तो x का वैल्यू आ गया, हम क्रॉस चेक करेंगे, हम चेक करेंगे इसमें क्या इसने सही बोला या गलत, क्या ये वैल्यू हमारा सही है या गलत है। देखो 4x माइनस 3 इक्वल टू 10, 4x की जगह हम क्या देंगे 13/4 माइनस 3 इक्वल टू 10। अब देखो 4 and 4 कैंसल आउट, 13 माइनस 3 इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू 10, LHS इक्वल टू RHS। ये एक आपके लिए क्रॉस चेक था, LHS इक्वल टू RHS आएगा कि नहीं। तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 13/4। क्या कोई और वैल्यू हो सकता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या कोई और वैल्यू हो सकता है जो हमें LHS इक्वल टू RHS देगा। आपका आंसर अब क्या होना चाहिए, नो, कोई भी वैल्यू नहीं होगा एक्सेप्ट 13/4, जो इस एक्सप्रेशन को LHS इक्वल टू RHS बना देगा। और उसका रीजन हमने समझा कि किस तरीके से नहीं बनेगा। आप फिर भी क्रॉस चेक करो, आप x इक्वल टू 3 देख लो, फिर देखो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आ जाएगा, आपका LHS इक्वल टू RHS नहीं आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो यही तो डिफरेंस है इसमें, एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी में यही डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट इसने दिया है x प्लस ऑफ 6, x प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू 20 माइनस 6, x इक्वल टू 14। तो यहां पे आपको x का वैल्यू क्या मिला, 14। आपको यहां पे x का वैल्यू क्या मिला, 14, जिस वैल्यू पे आपको LHS किसके बराबर मिलेगा, RHS के बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसने यहां पे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं देखा है, इसको हमें मिडिल टर्म स्प्लिट से, जिसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट्स या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, वो मेथड फॉलो करके हमें इसमें x का वैल्यू निकालना होता है। अभी हमने वो सारा कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये हम तभी करेंगे जब हम पहले क्वाड्रेटिक को समझेंगे। अगर मैं ये डिस्कस करूंगा तो आपको शायद ये सर के ऊपर से जाएगा कि आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पहले पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो बेहतर है हम इस क्वेश्चन को तभी डिस्कस करेंगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, इसने ये एक आइडेंटिटी दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू एक्स प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 3। ये हमने ऑलरेडी शायद डिस्कस किया है, फिर से डिस्कस करेंगे। अब देखो ये क्या मैं लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, या फिर चलो 9 ही रहने देंगे। अब देखो ध्यान से, हमारे पास एक आइडेंटिटी है। अगर मैं यहां से बोलूंगा x इक्वल टू 1, हम देखेंगे LHS इक्वल टू RHS आएगा कि नहीं। तो 1 स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 3, 1 माइनस ऑफ 3। 1 स्क्वायर 1 माइनस 9 इक्वल टू 1 प्लस 3 4, 1 माइनस 3 माइनस 2। तो 1 माइनस 9 माइनस 8, 4 2 जार 8, प्लस माइनस माइनस। आप देखो LHS इक्वल टू RHS आपको यहां मिला। क्या ये सिर्फ इसी पे मिलेगा LHS इक्वल टू RHS? अब बोलो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नो। हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकता है जो इसको LHS इक्वल टू RHS बनाएगा। यही तो डिफरेंस है आइडेंटिटी और एक्सप्रेशन में। हम फिर भी इसको चेक करेंगे, हम बोलेंगे लेट x इक्वल टू 5, हम इस पे चेक करेंगे। एक्स स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू, यहां से भी x का वैल्यू दो, 5 प्लस ऑफ 3, 5 माइनस ऑफ 3, 5 5 जार 25 माइनस 9, 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 2, 25 माइनस 9 16, 8 2 जार 16, LHS इक्वल टू RHS। आई होप कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस रहता है। यहां पे आप कोई भी वैल्यू दो, x इक्वल टू 10 20 100 थाउजेंड्स में दे दो, आपका LHS किसके बराबर आ जाएगा, RHS के बराबर आ जाएगा। यहां तक ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद
नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, 2 वेरिएबल आइडेंटिटीज एंड 3 वेरिएबल आइडेंटिटी। हम डायरेक्टली नहीं आ जाएंगे आइडेंटिटी पे, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा। इसमें भी फिर क्लासिफिकेशन है, 2 वेरिएबल आइडेंटिटीज एंड 3 वेरिएबल आइडेंटिटीज। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, JKSSB सब इंस्पेक्टर का कोर्स वर्टिकल क्लासेस ने ऑलरेडी बैच क्रिएट किया एप्लीकेशन पे, जहां पे आपको डिटेल्ड लेक्चर्स मिलेंगे, फुल स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग आपको मिलेगा। और इस बैच का जो प्राइस इस वक्त रहने वाला है वो 780 रुपीज रहने वाला है। लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज है कि वर्टिकल क्लासेस ने आपको ये वन टाइम पेमेंट आपको नहीं करना है। वहां पे आप इंस्टॉलमेंट्स, जैसे यहाँ पे लिखकर है इंस्टॉलमेंट ऑप्शन है वहां पे अवेलेबल, तो आप इंस्टॉलमेंट्स में भी इसको पे कर सकते हो। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।